जी ओके, वेलकम बैक। तो मैं ये बात कर रहा था कि जो हमारे पास हम ये बात कर रहे थे ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में हम बात कर रहे थे। ये ट्विस्टेड पेयर केबल जो है वो इस तरीके से वर्क करती है। यहाँ पे जो हमने मेंशन किया हुआ है कि आपके पास कोएक्सियल केबल की हम बात कर रहे थे। तो कोएक्सियल केबल जो है उसका ये चार्ट है अटेन्युएशन वाला। यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही हम देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे इसको देख लें कि ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 1 किलो हर्ट्ज। तो 1 किलो हर्ट्ज पे यहाँ पे जारी बात है ये यहाँ पे इसका 0 होगा, इस वाले एक्सिस का यहाँ 0 होगा और इस वाले एक्सिस का यहाँ पे 0.01 है, मतलब 0.101 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। तो इसको अगर आप मिला दें तो ये इसके अगेंस्ट यहाँ पे अगर हम जाएं तो ये कोई पॉइंट बनता है जी, ये वाला ये बनता है। तो वो 0 से 5 के 2.5 बनता है। तो 2.5 dB जी, 2.5 dB पर किलोमीटर। ठीक है जी बात। तो 1 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का सिग्नल अगर आप डालें, अच्छा इसमें अगर आप देखें ये इसको दो हिस्सों में मेंशन किया जाता है, 0.7 और 2.9 mm। ये जो आपने सुना होगा 729 केबल है, 729 ये वही वाला है बेसिकली, 729। और फिर उसके बाद 1244 ये केबल के इसके बेसिकली डिफरेंट इन्होंने वो दिए हुए हैं, क्या कहते हैं इसको, इसके अंदर तफसीलात दी है कि किस तरह की केबल की मोटाई के हवाले से जी। ठीक है जी बात। अच्छा जी, जो केबल के हवाले से दिया गया है यहाँ पर चार्ट में, ये उसकी थिकनेस है जो बेसिकली ऊपर जो वैल्यू है ये mm होती है उसकी ऊपर। जो उसका इनर जो बेसिकली ये अगर आप देखें वापस जाकर बैक, मैं करता हूँ, सॉरी ये वहाँ ये इसकी मोटाई है, इसकी मोटाई और इसकी मोटाई जो बाहर ये वाला है, इन दोनों की मोटाई के लिहाज से ये बनाया गया है, दिस ओवर दिस। तो टोटल यहाँ पे वापस आते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर जो हमारे पास ये दिया गया है इसकी थिकनेस के लिहाज से फिगर जो है हमारे पास ये 7.9 है। अगर आप इसको बुक में जाके देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। तो हमें एक चीज समझ आ रही है कि यहाँ पर अटेनुएशन ज्यादा हो रही है। अगर आप इसको कंपेयर करें प्रीवियस में, तो वहां तो वो 3 dB भी जाके कोई 100 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे हुआ था। इसका मतलब है कि यहाँ पे ज्यादा अटेनुएशन है। अगर आप इसकी वैल्यूज को देखेंगे ना, ये 35 तक पहुंचा हुआ है यहाँ पे, और प्रीवियस में अगर हम जाएंगे तो ये 35 से भी कम थे, तो 20-25 तक गया था, उसके आगे गया नहीं था। तो अटेनुएशन पर जो है ना, पर किलोमीटर जो डीबी पर किलोमीटर है, वो वैल्यू कोएक्सियल केबल की ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि केबल जो है नेट अगर आप लगाते हैं, कोएक्सियल केबल यूज करते हैं ट्विस्टेड पेयर की जगह पे, तो ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका सिग्नल जल्दी वीक हो जाएगा, उसमें अटेनुएशन ज्यादा है। फिर हल क्या है इसका? आपको रिपीटर लगाना पड़ेगा, यानी ज्यादा रिपीटर इस्तेमाल होंगे अगर आप कोएक्सियल इस्तेमाल करते हैं। हाँ, इसका डाटा रेट बेहतर होता है। अगर आप डाटा रेट की बात, इसको इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि इसका डाटा रेट बेहतर होता है, इसलिए हम इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं डाटा रेट्स की वजह से। इसका डाटा रेट आमतौर पे ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू व्हाट जो हम यूज़ करते हैं उसके अंदर ट्विस्टेड पेयर की निस्बत। ये इसका यूजेज इस यही वजह है कि हाई डाटा रेट की वजह से ही हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये 10 Mbps से 100 Mbps तक सपोर्ट कर लेता है बहुत ईजीली। लेकिन हमें डेफिनेटली क्या करना होगा, हमें उसके लिए ज़्यादा रिपीटर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन जो है बेसिकली, अगर हम बात करें कोएक्सियल केबल की जो एप्लीकेशन है, वो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है ये एनालॉग टेलीफोन में या फिर आम टीवी नेटवर्क में इस्तेमाल करते हैं। आजकल तो हर जगह पे कोएक्सियल केबल को रिप्लेस कर दिया है ट्विस्टेड पेयर केबल ने भी, और कुछ जगहों पे फाइबर ने रिप्लेस कर दिया। लेकिन कोएक्सियल केबल आमतौर पे हम लास्ट में बिल्कुल एंड पे, जो यूजर को कनेक्ट करने के लिए जहाँ पे लास्ट माइल होता है, वहां पे यूज करते हैं। आजकल भी यूज किया जाता है इसको। ठीक है जी। तो आमतौर पे तो इसलिए हाई डाटा रेट सपोर्ट की वजह से इसको यूज कर रहे हैं आजकल भी। तो ये अगर आप देखें बात की, हमारे पास जो देखा था हमने कि RJ58 भी है, RJ59 भी है और RJ11 भी है। तो RJ58 जो है वो 10 Mbps तक सपोर्ट करता है, और RJ11 और उसमें जो डिस्टेंस कवर करता है वो 185 मीटर है, तकरीबन 200 मीटर। तो RJ58 जो है वो तकरीबन 10 Mbps की सपोर्ट करता है, लाइक 200 मीटर। और इसको हम कहते हैं थिन इथरनेट भी कहा जाता है इसको। जो ये जो RJ58 कोएक्सियल केबल है बेसिकली। और जो RJ11 है, RJ11 ये थिक इथरनेट कहलाता है।
इसकी जो डाटा रेट है वो भी तकरीबन 10 Mbps ही है, लेकिन अगर आप देखें इसमें उसकी मोटाई चूंकि ज़्यादा होती है और वो 5000 मीटर यानी कि 5 किलोमीटर तक सिग्नल को कैरी कर सकता है, तो ये इसलिए बेहतर है। तो कहने का मतलब लॉन्ग डिस्टेंस भी जो है उसमें 5 किलोमीटर जो है 5000 मीटर का मतलब 5 किलोमीटर है, विच इज़ क्वाइट हाई। तो इसलिए आजकल अगर आप देखें तो केबल टीवी वाले इसको यूज करते हैं अभी भी, लेकिन जो केबल टीवी वाले यूज करते हैं वो RG59 होती है, वो RG58 और RG11 नहीं होती जी। ओके, आगे चलते हैं। ये एक बड़ी अहम यहाँ पे बात आ गई। अब हम जा रहे हैं फाइबर की तरफ। उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको पहले बैकग्राउंड बनाता हूँ, कुछ चीजें आपको बताता हूँ ड्रॉ करके। तो मैं अब आपको लेके चल रहा हूँ बोर्ड और मार्कर की तरफ, ठीक है। यहाँ से कुछ बातें मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद ये आगे वाली स्लाइड समझना आसान हो जाएंगी। ओके, तो नाउ लेट्स गो बैक टू द कैमरा। तो स्टॉप शेयर करते हैं यहाँ से। सर जी आवाज का इशू आ रहा है, आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज बोल नहीं रहे हैं या हमें आवाज नहीं आ रही? सर आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे भी नहीं आवाज आ रही आपकी। जी, अब आवाज आ रही है? जी सर, अब आवाज आ रही है बिल्कुल। गुड, ओके। तो मैं ये कह रहा था कि लेट्स से हमारे पास ये जो है एयर यहाँ पर है और इधर वाटर है, और ये वाटर फ्रॉम विद इन द वाटर, ये आपने फसी में पढ़ा हुआ, लेकिन मैं आपको थोड़ा गाइड कर रहा था। फ्रॉम विद इन द वाटर अगर आप एक सिग्नल ये भेजते हैं ऐसे करके, तो उसको लाइट का या कोई भी वेव आप भेजते हैं यहाँ से, कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आपने भेजी ऐसे करके, तो वो जाके टकराई। ये आपका कहलाता है आई। आई क्या होता है? आई होता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, किस एंगल पे टकराई, ठीक हो गया। और फिर वो टकराने के बाद से ऐसे करके आउट हो जाती है, एयर में चली जाती है, तो ये कहलाता है आर। आर क्या होता है जी? आर कहलाता है आपके पास R is equals to एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये लफ्ज थोड़ा सा अहम है, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं? कि जब कोई लाइट की रे एक मीडियम से निकल कर दूसरी मीडियम में चली जाए तो उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन हो गई है, मतलब उस मीडियम से निकल के दूसरे मीडियम में चली गई, तो ये होता है रिफ्रैक्शन। अच्छा, हम इस एंगल को बढ़ाते हैं थोड़ा सा ऐसे, अगर लाइट को मैं इस एंगल पे भेजूं ऐसे करके, तो ये लाइट जब ये जो आई एंगल मैंने बढ़ा दिया ना, तो ये लाइट जो होगी थोड़ी सी ऐसे करके जाएगी आउट जब होगी मीडियम में, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ गया। अच्छा, मैं इसको और बढ़ा देता हूँ, तो लेट्स से मैं इसको यहाँ से ऐसे करके इस पे डालता हूँ ऐसे करके, तो ये अब ये है, ये हमारे पास पहली थी, ये दूसरी है और ये तीसरी है, तो ये 1 वाली यहाँ गई, 2 वाली यहाँ गई, अब ये तीसरी लाइट जा रही है। तीसरी वाली जो है वो इस मीडियम के सरफेस पे ऐसे ट्रेवल करना शुरू कर देगी, तीसरी वाली जो लाइट,
तो इस वक्त जो आपका ये आई है, एंगल ऑफ आई है, आई कौन सा, यहां से लेकर जो यहाँ तक ये एंगल है आपका आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो वो एंगल जिसके ऊपर आप जब लाइट डालते हैं तो जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, जो सी ये वाली लाइट जो है वो इस मीडियम से निकलती नहीं है बल्कि इस मीडियम के सरफेस के ऊपर ट्रेवल करना शुरू कर देती है। उस आई को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल कहते हैं, क्रिटिकल एंगल, आई, क्रिटिकल एंगल। अगर आप आई को, जो आप जिस एंगल पे इंसिडेंस कर रहे हैं, अगर आप उस आई को क्रिटिकल एंगल से कम रखते हैं तो लाइट कहाँ जाएगी? मीडियम से बाहर चली जाएगी। उस एंगल के बराबर रखते हैं तो लाइट कहाँ जाएगी? मीडियम की बाउंड्री पे ट्रेवल करेगी। लेकिन मैं अगर इससे भी बढ़ा दूं, एंगल को यहाँ ले जाऊं, ये मैं यहाँ ले जाऊं, तो ये बेसिकली 1 2 3 और ये 4 है, चौथी रे जी ये जा रही है, ये यहाँ पे टकराएगी और ये टकराकर वापस जो है मीडियम के अंदर ही आ जाएगी। तो ये आपकी चौथी रे है जो कि यहाँ से गई और वापस मीडियम के अंदर ही आ गई। अब जो आपकी रे 4 है बना रही है, वो एंगल बना रही है, उसको फिर मैं यहाँ से लूंगा, जिस तरह मैंने इसको यहाँ से लिया उसको भी मैं यहाँ लूंगा, ये भी आर है। लेकिन दिस आर इज नाउ कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्यों? क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट हो गई है। रिफ्लेक्ट किसे कहते हैं? बाउंस बैक होना, जिस मीडियम में लाइट थी उसी मीडियम में वापस आ गई। तो ये रिफ्रैक्शन नहीं है, ये रिफ्लेक्शन है। तो जब लाइट आप इस तरीके से बाउंड्री पे हिट करते हैं किसी मीडियम की, तो 3 काम हो सकते हैं। पहला काम कि वो उस मीडियम से निकल के पार हो जाए और दूसरे मीडियम में चली जाए, तो हम कहेंगे रिफ्रैक्शन हो गई है। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि वो टकराने के बाद उस मीडियम की बाउंड्री पे ट्रेवल करे, ना उस मीडियम में ना इस मीडियम में, दोनों मीडियम के दरमियान बाउंड्री में रहे। ये हम कहेंगे जी कि ये क्रिटिकल एंगल पे है, ना रिफ्लेक्ट हुई ना रिफ्रैक्ट हुई। उससे अगर आप एंगल बढ़ा दें तो वो वापस मीडियम में आ जाती है। अब हम कहेंगे कि लाइट रिफ्लेक्ट हो गई है, रिफ्लेक्शन हो गई है बेसिकली। अच्छा, ये जो आपके पास किस एंगल पे जाके वो ये रिफ्लेक्शन शुरू होती है, उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस आई इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। ये हर मीडियम की मुख्तलिफ होती है, हर मीडियम की मुख्तलिफ होती है, ठीक है। इस एंगल पे जाके वो रिफ्लेक्शन शुरू करता है और इस एंगल को आई क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। ये सी है, क्रिटिकल एंगल। अच्छा, एक होता है इसके अलावा एन की वैल्यू होती है। एन को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये एक और टर्म होती है, ये बराबर होती है साइन ऑफ आर ऑफ साइन ऑफ आई, रेशो ऑफ द रिफ्लेक्शन एंगल का साइन और इंसिडेंस एंगल का साइन। दिस इज कॉल्ड एन। ठीक है जी बात। ये एन है, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये भी मीडियम की प्रॉपर्टी है, ये भी हर मीडियम का मुख्तलिफ होगा। ये बेसिकली हमें थोड़ा सा बता रहा होता है मीडियम की डेंसिटी के बारे में, कितना डेंस है। वेल, ये वो प्रॉपर्टी है मीडियम की जो हमारे लिए बहुत अहम रखती है। हम फाइबर की बात करें, फाइबर की बात करते हुए ये 2 बातें हमें बहुत अहम इंफॉर्मेशन है जो हमें फाइबर ऑप्टिक के अंदर हमें ये बातें बहुत जरूरत पेश आती हैं। इन 2 कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ये जो 4 बातें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 ये, 2 ये वाली बात, तीसरी क्रिटिकल एंगल और चौथी ये वाली बात। अगर इन चारों में से कोई क्लियर नहीं है तो मुझे भी पूछ लेना, अदरवाइज मैं चलता हूँ वापस स्लाइड पे। जी रेज योर हैंड अगर यहाँ पे इशू है। सर रिफ्लेक्शन वाला, रिफ्लेक्शन वाला क्रिटिकल एंगल जी, क्रिटिकल एंगल और ठीक। तो हमने बात की कि अगर आप ये रे 1 है, ये मैंने 1 लिखा है यहाँ पे, अगर आप देखें ये 1 है। मैंने जब उसको इस एंगल पे इंसिडेंस किया तो वो मीडियम से बाहर निकल गई और वो यहाँ मीडियम से बाहर चली गई। इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जब रिफ्रैक्शन क्या होता है कि इंसिडेंस होने के बाद, टकराने के बाद लाइट दूसरे मीडियम में चली जाए तो वो कहलाएगा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन हो गई। अगर वो टकराने के बाद 1 में रिफ्रैक्शन हुई, रे 2 जो है आपकी, जो रे 2 है, जब ये टकराई वो भी दूसरे, तो ये 1 और 2 में क्या हुई? आपकी रिफ्रैक्शन हो गई 1 और 2 में। ये रिफ्रैक्शन है दोनों, ठीक है ये बात।
फिर आपने एक और एंगल 3 के ऊपर उसको भेजा, जो ये रे 3 थी, इसका थोड़ा सा एंगल और बढ़ा दिया, इसमें टकराई जब तो वो मीडियम से बाहर नहीं गई, ना मीडियम के अंदर वापस आई, बल्कि मीडियम की बाउंड्री पे ट्रैवल करना शुरू कर दिया सरफेस के ऊपर। अब ये जो एंगल है, ये एंगल कहलाएगा क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। ठीक है जी बात। जिसके ये वो एंगल है कि अगर आप इस एंगल के ऊपर लाइट को थ्रो करें, जब मीडियम की बाउंड्री से टकराएगी तो मीडियम से बाहर नहीं जाएगी, ना ही मीडियम के अंदर वापस आएगी, बल्कि वो लाइट जो है वो मीडियम के सरफेस के अलॉन्ग मूव करना शुरू कर देगी। इसे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल, वो एंगल जिस पे ये बाहर नहीं जाती। उस एंगल के बाद अगर मजीद बढ़ा दें तो क्या होगा कि ये जो आपके पास एंगल है यहाँ पर 4, अगर आप देखें रे, ये गई टकराई और वापस मीडियम के अंदर आ गई। जब लाइट टकराने के बाद वापस मीडियम के अंदर आएगी तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं जी? रिफ्लेक्शन कहते हैं। और इस पूरी थ्योरी को हम जो नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये इसका नाम है, आपने एफएससी में पढ़ा होगा इस नाम से उसको। तो ये कॉन्सेप्ट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ये कॉन्सेप्ट है जो एफएससी की फिजिक्स में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप क्रिटिकल एंगल से ज्यादा रखते हैं एंगल, तो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। अच्छा, आई जो है ये मीडियम की प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से अगर आप रिफ्लेक्शन के एंगल का साइन ले लें और साइन ऑफ द इंसिडेंट एंगल, इन दोनों की रेशो लें, तो वो भी कांस्टेंट होती है, उसको हम कहते हैं एन, वो भी मीडियम की प्रॉपर्टी है। तो ये 4 कॉन्सेप्ट बड़े हैं हमसे। ओके, जब हम चलते हैं बैक टू द स्लाइड, आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया। अब हम बहुत आसानी से आगे चल सकते हैं और हम बात करते हैं सर जी वीडियो में। सर आप इतने जी सर आप इतनी जल्दी से बोल रहे हैं, समझ ही नहीं आ रही आपकी आवाज इतनी जल्दी से, आराम आराम से। अच्छा जी, फिर समझाऊं? जी तो सर। फिर दोबारा समझा दूं? जी सर, इसलिए मैं बोल रहा था, पर आपको मैंने ओके, कहा चलो कंप्लीट करें। मैं फिर नहीं, आप मुझे बताएं, मुझे बताएं, आप ये चीज मुझे बताएं, सर ऐसा नहीं। बहुत तेज जा रहे थे, बहुत तेज अच्छा जा अच्छा रहे थे, अच्छा आराम आराम से। अच्छा अच्छा, बिल्कुल स्लो कर लेते हैं, ये लें। पहले तो बात है कि फोकस सही कर लें। फोकस ठीक हो गया, गुड। अच्छा, तो मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। देखो जी, ये लाइट है जो यहाँ से हमने इसको लाइट को थ्रो किया, रे नंबर 1, ये 1 लिखा हुआ, ये भी 1 लिखा हुआ। ये लाइट यहाँ से गई और यहाँ से आउट हो गई। तो हमने कहा कि चूंकि लाइट इस मीडियम में थी, वाटर में, वाटर से निकलकर एयर में चली गई, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली गई। तो ये बात कहलाता है पास लाइट जो है वो एक मीडियम दूसरे मीडियम में चली जाए आफ्टर इंसिडेंस, टकराने के बाद। इंसिडेंट किसे कहते हैं? टकराव को कहते हैं। आफ्टर इंसिडेंस या इंसिडेंट होने के बाद अगर वो दूसरे मीडियम में चली जाए तो हम कहेंगे लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट हो गई है। रिफ्रैक्शन किसे कहा जाता है? और उस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, कि किस एंगल के ऊपर वो लाइट रिफ्रैक्ट हुई। ये आई है, ये कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, टकराने का जाविया, किस एंगल पे टकराई। और ये आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, किस एंगल पे वो बाहर निकली। ठीक है जी बात। ये तो हो गई बात रिफ्रैक्शन की। ठीक है गुलाम मुस्तफा, समझाइए। मुर्तजा, गुलाम मुर्तजा, समझाइए, आपको बता दें मुझे। जी जी सर। अच्छा, गुड। पहली बात समझाइए। दूसरी बात, दूसरी जो रे है ये 2, वो भी यही है। हमने इसको यहाँ से भेजा, वो भी बाहर निकल गई। तो इसका मतलब 1 और 2, ये दोनों शुआएं जो हैं रेज, ये दोनों शुआएं रिफ्रैक्ट हुई हैं, यानी रिफ्रैक्शन हुई है इन दोनों के साथ, एक ही कैटेगरी में आती है। हमने फिर जाविया और बढ़ा दिया। अगर आप देखें आई एंगल और बढ़ा दिया, बढ़ गया ना ये एंगल, ये कम है, ये उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा है, एंगल बढ़ रहा है। इससे शुरू कर रहे हैं एंगल हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। ये हमने लाइट भेजी, तो अब वो बाहर नहीं गई, बल्कि अगर आप 3 देखें तो 3 यहाँ पे टकरा के जो शुआ जो है, ये शुआ इस सरफेस के ऊपर देखें ना, ये जो लाइन है, ये बाउंड्री क्या है? ये वाटर की बाउंड्री है। तो वो वाटर की बाउंड्री के ऊपर ट्रेवल करना शुरू कर दिया। ये मीडियम से बाहर नहीं गई, ना मीडियम के अंदर आई, बल्कि मीडियम के सरफेस के ऊपर, पानी की सतह के ऊपर से चलना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये जो रे नंबर 3 है, इसको हम कहेंगे कि ये जो जिस एंगल पर टकराई है वो एंगल कहलाएगा क्रिटिकल एंगल। वो एंगल क्या कहलाएगा? क्रिटिकल एंगल। ठीक है गुलाम मुर्तजा, ये बात समझाइए कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है? जी वो सर, जाविया, जिस जाविये पे जब लाइट
उस मीडियम की बाउंड्री पर टकराए तो वो बाहर ना जाए उससे, ना उसके अंदर आए, बल्कि उसके सतह के ऊपर चलना शुरू कर दे, ठीक है, वो शुआ, तो उसे हम कहेंगे कि ये इस वक्त क्या हुआ, ये रिफ्रैक्शन भी नहीं हुई, ये रिफ्लेक्शन भी नहीं हुई, बल्कि ये उसके सरफेस में मूव कर रहा है, ये है क्रिटिकल एंगल। अगर मैं उसको एक और ले लेता हूँ, नंबर 4, इसको मैंने भेजा और इसका एंगल मैंने क्रिटिकल एंगल जो 3 पे क्रिटिकल एंगल था उससे भी ज्यादा कर दिया यहाँ पे, अब वो जो शुआ थी वो वापस मीडियम के अंदर आ जाएगी, तो वो जो है रे ऑफ लाइट या वो शुआ जो है जो टकराने के बाद वापस उसी मीडियम के अंदर आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये इसके साथ क्या हुआ, ये रिफ्लेक्ट नहीं हुई, ये रिफ्लेक्ट हो गई है, टकरा के वापस आ गई है उसी मीडियम में, तो ये रिफ्लेक्शन कहलाती है। सही। तो ये दो बातें, रिफ्रैक्शन मीडियम से बाहर चले जाना, रिफ्लेक्शन वापस मीडियम के अंदर आ जाना, वापस। ये दूसरी बात थी। और ये कब होगा, जब आपका जाविया क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। तो तीसरी बात क्रिटिकल एंगल है। क्रिटिकल एंगल क्या है, मीडियम की प्रॉपर्टी है, ये हर एक मीडियम का मुख्तलिफ होगा, हवा का अलग होगा, पानी का अलग होगा, तेल का अलग होगा, शहद का अलग होगा, लिक्विड कोई भी हो सकता है ना, फ्लूइड कुछ भी हो सकता है, तो प्लास्टिक का अलग होगा, ग्लास का अलग होगा, हर एक का अलग होगा। ये कि किस एंगल के बाद जाके वो रिफ्लेक्शन शुरू करता है, रिफ्लेक्शन शुरू करता है, तो क्रिटिकल एंगल सबका अलग है। फिर अगर आप इन दोनों के ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का साइन लेके अगर आप उसकी एक रेशो ले लें तो ये कहलाता है एन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है, रिफ्रैक्टिव। तो ये भी मीडियम की प्रॉपर्टी है, और इस सारी बात को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है गुलाम मुर्तजा? रिफ्लेक्ट जी सर, रिफ्लेक्ट इंडेक्स का ये फार्मूला है, साइन आर डिपेंड फार्मूला है इसका, ये फार्मूला है। ये जो भी नंबर आएगा वो नंबर इस मीडियम की एक प्रॉपर्टी को शो करता है। अगर ये एंगल बड़ा है तो मीडियम ज्यादा डेंस है, मतलब गाढ़ा है, और अगर इस ये वैल्यू कम है तो मीडियम पतला है, और उसमें एंगल आई जो है वो स्मॉल हो। जी, आर आर रेडियस है, आई क्या है यहाँ पे? आर रेडियस नहीं है भाई, किसने कहा रेडियस आर? ये आर क्या है? अच्छा, ये वाला जाविया। सही सही आई क्या है? ये वाला जाविया। सही है, सही। इसका भी साइन देखो ना यार, आपको साइन थीटा नहीं कहते? जी बिल्कुल कहते हैं ना थीटा, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आर है और यहाँ पे थीटा की वैल्यू आई है, इन दोनों का आपने, हाँ ये एंगल 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 नहीं, सही सर। हाँ तो ये ओके जी, चलो हो गई बात। ओके सर। अच्छा जी, अब हम चलते हैं आगे स्लाइड्स की तरफ। ओके, तो हम वापस चलते हैं यहाँ पर अपनी स्लाइड्स की तरफ। ये जी, तो ये देखें क्रिटिकल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आपका जो आई है, एंगल आई, वो क्रिटिकल एंगल से कम है तो वो बाहर चली गई, ये हो गई रिफ्रैक्शन, ये लिखा हुआ है रिफ्रैक्शन। क्रिटिकल एंगल की अगर वो बराबर हो जाए तो वो मीडियम के ऊपर आ जाएगी लाइट, बिल्कुल ऐसे मूव करेगी, और इसे हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्शन है ये भी। लेकिन टकरा के अगर वापस आ जाए तो वो कहलाएगी रिफ्लेक्शन, और अब जो जाविया है वो क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा है, ये वो बात है। आगे चलते हैं, ये बात हमने कर ली है। इस चीज का इस्तेमाल करती है फाइबर ऑप्टिक, क्या कि एक दरमियान में ये ग्लास की एक कोर है, ये तार, ये यहाँ पे तार जो है ना वो शीशे की है, शीशे की तार है। ये देखोगे आपने अक्सर वो गमला नहीं होता है जिसमें वो लाइट, आप नोट करें, एक डेकोरेशन पीस मिलते हैं आजकल जिसमें वो लाइट होती है, तो वो लाइट वो बेसिकली ग्लास की और प्लास्टिक की तारें उसमें से बाहर आ रही होती हैं गमले में से ऐसे, और आपको उसकी तारों के अंदर से लाइट निकल के एंड पे उसके किनारों से बाहर आ जाती है, उसके अंदर से मूव करते हुए। ऐसे ही है ना, वो देखो आपने, ऐसे गुलदान सा होता है, एक बना हुआ डेकोरेशन पीस होता है प्लास्टिक की, उसके अंदर से ऐसे तारें निकल रही होती हैं बारीक बारीक, उसके सेंटर में लाइट होती है, वो लाइट उन तारों में दाखिल होती है और उनके दूसरे सिरे से बाहर आ जाती है। तो बेसिकली फाइबर ऑप्टिक के अंदर भी बेसिकली ग्लास या प्लास्टिक की एक कोर होती है, तार होती है, उसके बाहर ये क्लैडिंग, कोर और क्लैडिंग, इसके बाहर जो बेसिकली इंसुलेशन की जाती है वो क्लैडिंग की। यहाँ पे हमें बेसिकली वो कंडक्टर और नॉन कंडक्टर का चक्कर नहीं होता, यहाँ पे चक्कर होता है डेंसिटी का। कोर की डेंसिटी ज्यादा होती है, ये मीडियम जो होगा, जो भी मीडियम होगा इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, और जो क्लैडिंग होता है इसकी डेंसिटी कम होती है, बस ये फर्क होता है। तो सेंटर यहाँ से लाइट भेजता है
और उस एंगल पे भेजता है जो कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो कभी भी वो लाइट बाहर नहीं जाएगी, वो अंदर ही अंदर टकरा के बाहर रहेगी और दूसरे सिरे से बाहर आ जाएगी। तो इस तरीके से फाइबर ऑप्टिक के अंदर डाटा ट्रेवल करता है और आपका सिग्नल ट्रेवल करता है, और ये सिग्नल लाइट का सिग्नल होता है। इसकी जो प्रोपेगेशन मोड है वो दो है बेसिकली, मल्टी मोड और सिंगल मोड। मल्टी मोड के फर्दर दो हैं, स्टेप इंडेक्स और ग्रेड इंडेक्स। इसकी बात कर लेते हैं। अच्छा जी, ये सारा कुछ यहाँ बता दें। पहले तो देखें ना, सी में देखें पहले तो सिंगल मोड। सिंगल मोड में क्या होगा कि एक ही वक्त में एक बस बजा रहा है सिग्नल, और वो सीधा बिल्कुल ट्रेवल करता है, यहाँ से गया और वहां से बाहर आ गया। तो ये इसकी कोर भी जरा पतली होती है, बारीक होती है, हल्की फाइबर होती है, जिसमें से एक वक्त में एक ही सिग्नल जाता है। अच्छा, मल्टी मोड में क्या होता है कि आपके पास एक से ज्यादा सिग्नल एक वक्त में भेजे जा सकते हैं मुख्तलिफ जावियों पे, लेकिन जितने भी सिग्नल हैं इन सब को जो आप भेज रहे हैं, इन सब का जो आप जिस जाविये पे आप भेज रहे हैं वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा ही है। तो ये यहाँ से गया टकरा के वापस अंदर, तो ये एक सिग्नल है, ये दूसरा सिग्नल है, और एक सिग्नल को आपने बिल्कुल सीधा ही भेज दिया तो वो बिल्कुल सीधा ही बाहर। तो ये 3 सिग्नल हमने भेजे, तो उधर से 3 सिग्नल आउट होंगे। तो इस फाइबर में हमने ये मल्टी मोड कहलाता है कि हमने 3 सिग्नल भेजे। यहाँ पे इसको स्टेप इंडेक्स कहते हैं, इसलिए कि जो ये कोर है पिंक कलर की, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, और जो ये बाहर इसके जो शेड नजर आ रही है आपको, इसकी डेंसिटी बहुत कम है। तो ये स्टेप एकदम से वो जो एन की वैल्यू नहीं एन, तो वो जो पिंक है, पिंक के एन की वैल्यू बहुत हाई होगी, और बाहर जो मीडियम है उसकी एन की वैल्यू बहुत स्मॉल होगी। तो एन की वैल्यू में बहुत एकदम जंप आ जाता है, स्टेप है। ठीक है जी बात। तो हम कहेंगे कि ये स्टेप इंडेक्स है, ये वो वाला इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेसिकली ये, कि इंडेक्स जो है वो स्टेप है एकदम, कि गाढ़ा मीडियम उसके साथ ही एक हल्का मीडियम अटैच कर दिया, तो ये एक स्टेप बन जाएगा ना। यानी कि आप कहने का, अगर पिंक जो मीडियम है, जो ग्लास है, इस ग्लास की अगर डेंसिटी मिसाल के तौर पर 100 है, ठीक है, तो ये जो बाहर है, जो कि आपने देखा है जिसका कलर जो है ये ग्रे कलर है, इसकी क्या होगी, 1 होगी डेंसिटी। तो इनर वाले की 100 है, बाहर वाले की 1 है, तो ये बहुत बड़ा स्टेप है ना, एक गैप है बहुत, तो ये इसलिए कहलाता है स्टेप इंडेक्स। अच्छा, एक और होता है जिसे कहते हैं ग्रेडेड इंडेक्स। ये अगर आप स्टेप इंडेक्स यूज करते हैं तो लाइट सिग्नल जो है इतने बड़े जंप की वजह से उसमें डिस्टॉर्शन आती है, तो इसका वो कहते हैं कि ये गैप होना भी चाहिए, लेकिन ये गैप ज्यादा अगर हो तो उससे नुकसान होता है। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि हम जो मीडियम बनाते हैं यहाँ पर, ये वाला कोर के सेंटर में एन की वैल्यू को रखते हैं बहुत हाई, यानी कि लेट्स से 100, फिर थोड़ा सा ऊपर 1 नैनोमीटर ऊपर जाके एक और लेयर बनाते हैं, उस लेयर की रख देते हैं 90, फिर उसके ऊपर। तो यहाँ पे बेसिकली ये दो, यहाँ 2 दिखाए गए, 2 नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स होती हैं। ठीक है जी बात, मल्टीपल लेयर्स होती है और हर लेयर के एन की वैल्यू कम होती चली जाती है। इनर वाले की 100 होगी, उसके ऊपर लेयर पे 90, फिर 80, फिर 70, इस तरह। तो बेसिकली तो जो सिग्नल है ना, सिग्नल वो भी इस तरह, पहले तो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा था, अब स्ट्रेट जाएगा, बल्कि इस तरह जाएगा, क्योंकि हर एक एन की वैल्यू मुख्तलिफ है, लेकिन इवेंचुअली क्या होगा, वापस अंदर ही आ जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा। इसमें भी आप मल्टीपल सिग्नल भेज सकते हैं मुख्तलिफ एंगल के ऊपर, और वो सब मुख्तलिफ तरीके से जाएंगे बाहर। ये जो बी वाला है उससे बेहतर है ए वाले से, क्योंकि यहाँ पे स्टेप नहीं है, बस ये फर्क है। तो आपकी जो रे है वो आहिस्ता आहिस्ता बेंड हो रही है, एकदम से बेंड नहीं हो रही, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता बेंड हो रही है, इसलिए वहां पे सिग्नल का लॉस नहीं होता। एकदम बेंड होने से सिग्नल की एनर्जी का लॉस होता है, इसलिए हम उसको एकदम बेंड नहीं करते। तो स्टेप इंडेक्स और ग्रेड इंडेक्स ये दोनों मल्टी मोड है, जिसमें आप एक से ज्यादा सिग्नल भेज सकते हैं, लेकिन स्टेप इंडेक्स में डिस्टॉर्शन होती है और ग्रेड इंडेक्स में डिस्टॉर्शन नहीं होती, क्योंकि सिग्नल आहिस्ता आहिस्ता बेंड किया जाता है। अगर आप देखें यहाँ पे सिग्नल आहिस्ता आहिस्ता बेंड हो रहा है, ये देखें आहिस्ता आहिस्ता बेंड हो रहा है, वहां पे एकदम यूं के टकरा के फौरन वापस। तो ये जो एकदम से सडन चीज है ना, ये खतरनाक है उसके लिए, इसलिए हम उसको ये कर देते हैं। फाइबर की टाइप है वो भी इस तरह रखी गई है। ये 50/125 क्या है, ये आपकी कोर की डेंसिटी हो गई, ठीक है जी बात, और ये उस बाहर जो क्लैडिंग है उसकी डेंसिटी हो गई, उसका डायमीटर। जो आपके पास देखें 2 तारे हैं ना, ये इनर ये ग्लास, ये कोर, और जो बाहर जिसके पिंक कलर के बाहर जो है ये ग्रे कलर का, ये क्लैडिंग कहलाता है। तो कोर का डायमीटर डिवाइड बाय जो बाहर क्लैडिंग है उसका डायमीटर, ये जी। तो ये उसके लिहाज से बनाया गया। तो 50/125 ये मल्टी मोड ग्रेड इंडेक्स है, ग्रेड इंडेक्स ये सारे इनके नाम लिखे गए हैं। ये इसमें क्लैडिंग का क्या डायमीटर है और कोर का क्या डायमीटर है वो बताया गया, ठीक है जी बात। अच्छा, इसको सेव करने के लिए ये वही है कि ये कोर दरमियान में है, फिर क्लैडिंग है। अच्छा, ये एक ही होती है, सेंटर में से वो
डेंस होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो तो नजर एक ही आती है। ऐसे नहीं है कि वो उसके ऊपर आपको लगे कि यार ये कोर अलग है। हाँ, अगर ये स्टेप इंडेक्स वाली होगी तो वहां पे आपको वाज़े बाउंड्री नजर आती है कि ये कोर दरमियान में और ये बाहर क्लैडिंग है और ये इनके दरमियान में स्टेप है। लेकिन अगर ये ग्रेडेड वाली हो तो ग्रेडेड इंडेक्स में आप उसका जो फर्क है वो जान नहीं पाते, वो इतनी बारीक बारीक लेयर्स होती हैं, ये आपको लगता है कि ये तो एक ही है, बेसिकली सारी एक ही, हालांकि एक नहीं होती। तो ऐसे होता है, कोर क्लैडिंग करके ये चीज बन जाती है। ये वो फाइबर आपका जो अंदर मूव करता है, उसके बाद ये सारा उसको बचाने के लिए सब कुछ है, ये सब कुछ उसको बचाने के लिए है। शाह सवार ने हाथ खड़ा किया। जी शाह सवार, जी शाह सवार पूछें। अच्छा चले आगे गलती से कोई बात नहीं, ठीक है। तो बेसिकली इसके कनेक्टर इस्तेमाल होते हैं, वो एक एससी कनेक्टर है और एक एसटी कनेक्टर है। एससी कनेक्टर है वो यहाँ नजर आ रहा है आपको कि एससी कनेक्टर क्या होता है। तो ये आर एमटी कनेक्टर है, ये बेसिकली वो RJ45 की तरह का कनेक्टर है। और एससी और जो है ये एसटी कहलाता है स्ट्रेट टिप। अगर आप जो टिप है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, और ये आमतौर पे जो होता है कि आप लगाते हैं किसी भी डिवाइस के अंदर तो वो जाके सही उसमें फिट हो जाता है। ठीक है जी बात। ऐसी पुश वाला आप डालते हैं तो उसको लॉक कर लेते हैं, उसको वापस आप दोबारा खींचे तो ये पुश करना होता है जिससे कनेक्ट होता है। ये एससी वाला जो है ये कनेक्टर होता है, और एसटी है वो स्ट्रेट टिप कहलाता है। एमडीआर तो ये दो तीन पैटर्न है, जब हम कहीं यूज करेंगे और फिर सही तरह समझ पाएंगे किस तरह इसका काम करना है। आमतौर पर इस्तेमाल में नहीं आता में। ये एक काफी अहम बात है कि ये अगर आप देखें इसकी यहाँ पे ग्राफ दिया गया है इसका, ये ग्राफ दिया गया है, ये क्या वही चीज बता रहा है। अच्छा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं, यहाँ पे वेवलेंथ है। वो वेवलेंथ लाइट की सिग्नल की वेवलेंथ है कि 800 नैनोमीटर अगर वेवलेंथ वाला सिग्नल आप भेजें तो पर किलोमीटर उसकी डीबी कितनी होगी जी। यहाँ देख लें आप 1 से 5 के दरमियान में है। यहाँ पे मैं इसको एनोटेट कर लेता हूँ, ये देखें जी, ये 800 वाला सिग्नल, सॉरी ये काफी खराब हो गया, और इधर से अगर आप इसको लाएं तो ये बन जाता है पॉइंट। ये तो कोई ये है जी पॉइंट आपका, ये क्या बनता है, ये आपका कोई ये 1 है और ये 5 है, तो दरमियान में क्या होगा, 2.5 होगा। तो 2.5 dB पर km है, ठीक है इसकी। अच्छा इसमें अगर आप देखें ओवरऑल आपका जो अटेनुएशन है वो 10 dB से ऊपर नहीं जा रही। ये देखें, ये इसको अगर आप खींचे तो मैक्सिमम जो लॉस हो रहा है वो 10 dB से ऊपर नहीं जा रहा, और मिनिमम जो है वो तकरीबन है कोई, मेरा ख्याल ये देख लो ये मिनिमम है। तो मिनिमम आपको कोई 0.2 है, मैक्सिमम 10 dB है। इसके मतलब फाइबर ऑप्टिक में सिग्नल के अंदर ज्यादा लॉस नहीं होता, इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस पे कम्युनिकेशन हो सकती है फाइबर के थ्रू, क्योंकि पर किलोमीटर ज्यादा सिग्नल में लॉस नहीं होता। जी बिल्कुल ये बात सही है, इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ज्यादातर फाइबर ऑप्टिक को यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें सिग्नल के अंदर अटेनुएशन कम आती है। अच्छा जी, ये दो बातें हमने करनी थी, ये वो बात है जो हमने कर ली। मैं आपको बुक से दिखाता हूँ कि मैंने आपको इस लिहाज से न्यूमेरिकल कौन से दिए, वो ये है जी। ये अगर आपको सामने नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, मैं आपको दिखा देता हूँ जी। ये एक ये 3 न्यूमेरिकल मैंने दिए, एक और डायग्राम ये है, डायग्राम जो तीनों देखिए ना हमने, ये एक तो जो हमने वो देखी थी 18 गेज वाली तार के लिए आपने इस चार्ट को फिल करना है वहां से देख के। सिमिलरली न्यूमेरिकल 14 के अंदर आपने कोएक्सियल केबल वाली जो है डायग्राम 2695 वाली 2.6/9.5 एक जो कर्व है उसको फॉलो करते हुए इसको फिल करना है, ठीक है। सिमिलरली ये फाइबर ऑप्टिक के लिए है, वो जो अभी हमने देखा है ग्राफ, ये वाला ग्राफ कौन सा जी, ये वाला ग्राफ, इस ग्राफ को यूज करते हुए आपने इसको फिल करना है। ये आपके 3 टास्क इस हवाले से जो मैंने उसमें लिखे हैं, बाकी और भी हैं इस हवाले से, ठीक है जी बात। ये आपने अभी लैब में कौन सा करना है, ये आप देखें, मैंने इसलिए इसको टाइम चूंकि दिया आपको, एक पूरा हफ्ता दिया इस काम के लिए कि आप जाएं प्रैक्टिस करें पहले, फिर आराम से सॉल्व करें, कोई इसमें जल्दबाजी नहीं है। तो लैब में अभी कोई नहीं करने वाला, अभी कोई नहीं करने वाला, अभी सिर्फ समझना है आपने बस। मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे होगी। तो मैंने ग्राफ इसलिए समझाए ताकि आपको ये वाले चीजें फिल करते हुए मसला ना हो कि कैसे होगा। मैंने इसलिए वो वहाँ पे आपको बताया कि यहाँ से इसको लाइन खींचनी है, इस तरह लाइन खींचनी है,
आप इसका प्रिंट ले वैसे लें। ये बेहतर है कि ऐसे टाइम दे दिया जाए, लैब में फुल करना पड़े तो टास्क इफेक्टिवली नहीं होता। आप इसको कर लें तो बेहतर है। इसमें आपको देखें ना, डिस्टेंस के लिहाज से आपको आइडिया हो जाएगा कितने डीबी का लॉस होता है, क्या होता है, तो ये आपकी ज़्यादा Yes, sir. यूजफुल चीज़ है, लर्निंग इसमें ज़्यादा है। ठीक ठीक है, ओके। ठीक। इसको मैंने प्रोजेक्ट 1 का नाम दिया है इसलिए कि ये थ्योरी में भी काउंट होगा थोड़ा सा आपका इसका 75%। ओके सर। ओके, तो इसको हैंड हाँ ये वो इसकी सबमिशन कैसे होगी वो हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। आगे चलते हैं जी, ये बात हो गई। अच्छा, इसके बाद हमारे ये बस लास्ट टॉपिक है जो कि है वायरलेस मीडिया के लिहाज से। शाहजेब ने जी शाहजेब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी। सर ये टास्क हमारे लिए भी है? यार ये किसी एक बंदे के लिए नहीं है, ये सबके लिए। अच्छा सही है। हाँ, ये मैं पढ़ा सबको रहा हूँ, सबके लिए है। ठीक हो गई बात? सही है। चलो ओके, आगे आगे चलते हैं। बस ये लास्ट बात करते हैं, उसके बाद हमारा ये वाला काम खत्म हो जाएगा और हम आगे चल पाएंगे। अच्छा जी, तो हमारी क्या बात चल रही थी? हाँ जी, ये हम बात कर रहे थे वायरलेस मीडिया की। वायरलेस मीडिया की हमने बात की थी कि और इसमें सिग्नल अपनी मर्जी से ट्रैवल करता है। इसकी जो अगर आप स्पेक्ट्रम देखें, इसका जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें अलाउड होती है वो ये है 3 किलोहर्ट्ज से लेकर 900 टेराहर्ट्ज तक का हमें बेसिकली एक अवेलेबल होती है। स्पेक्ट्रम कहते हैं इसको, पूरा स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन। ये इसमें 3 से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक कहलाता है रेडियो एंड माइक्रोवेव। 300 से लेकर 400 टेराहर्ट्ज तक का जो एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं ये कहलाती है आपके पास इंफ्रारेड। 400 टेराहर्ट्ज से लेकर 900 टेराहर्ट्ज के दरम्यान में लाइट के वेव होती है। ये सनलाइट की जो नहीं होती, वो जो 11 कलर है, इंडिगो, वायलेट, वो वाले जो हैं बेसिकली वो है, बेसिकली वो वाले कलर हैं, 7 कलर हैं, वो इसमें आते हैं, इस एरिया में, इस रीजन में आते हैं। ये विजिबल लाइट है। ये सारे जो बाकी रेडिएशन है ये विजिबल नहीं होती। ये भी देखें ना, लाइट भी शुआई होती है लेकिन वो विजिबल होती है, नजर आती है। तो ये विजिबल रीजन है, विजिबल लाइट या लाइट वेव कहते हैं, और बाकी सारे जो है वो नॉन विजिबल होते हैं। अच्छा, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है? ये ऐसे 3 तरह से इस्तेमाल होता है। एक होता है ग्राउंड होती है स्काई, और एक होती है लाइन ऑफ साइट। ग्राउंड में क्या होता है, एक लगाते हैं और ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, रेडियो वगैरह में होता है, और उससे ये होता है कि वो करीब तमाम इलाकों में उसके सिग्नल फैलते हैं और वो उससे बेसिकली सिग्नल को रिसीव करके डाटा को उससे हासिल कर लेते हैं। इसे ग्राउंड प्रोपेगेशन कहते हैं। और ये आमतौर पर डाटा रेट होता है वो 2 मेगाहर्ट्ज तक होता है, ये इससे ज़्यादा नहीं होता, 2 मेगाहर्ट्ज तक होता है। इसमें इस्तेमाल करते हैं 2 मेगाहर्ट्ज। 2 से 30 मेगाहर्ट्ज के दरमियान स्काई प्रोपेगेशन है। आप सिग्नल को एक टावर से ऊपर भेजते हैं, ऊपर आयोनोस्फीयर के अंदर ओजोन लेयर होती है, ओजोन लेयर से टकरा के वापस सिग्नल नीचे आता है। इससे लॉन्ग डिस्टेंस होती है। ये जो है ना ग्राउंड प्रोपेगेशन में इस टावर के सिग्नल ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, जल्दी फेड हो जाते हैं, इसलिए वो कम्युनिकेशन के लिए इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। ये ग्राउंड के ऊपर स्मॉल रेंज में कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जो ये है स्काई प्रोपेगेशन, ये थोड़ा सा बेहतर होता है। इसमें आप सिग्नल को ऊपर भेजते हैं, काफी हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होता है, वो आसमान की तरफ जाता है, ऊपर ओजोन लेयर से टकरा के वापस नीचे आता है, और इस तरह वो काफी लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर लेता है। ये 2 to 30 मेगाहर्ट्ज का होता है। एक होता है लाइन ऑफ साइट, एक डिश यहाँ लगाते, एक डिश यहाँ लगाते हैं, इनके दरमियान में ये भी शॉर्ट डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस नहीं हो सकता, क्योंकि लाइन ऑफ साइट सही होती है बहुत, इनको आपस में बिल्कुल एग्जैक्ट एक दूसरे के सामने होना चाहिए, फिर जाकर सही तरह कम्युनिकेशन होती है। तो लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन कहते हैं इसको। इसमें बैंडविड्थ तो बहुत ज्यादा होती है और डेटा रेट बहुत हाई अचीव कर सकते हैं, लेकिन सारा चैलेंज ये होता है कि इन दोनों को लाइन ऑफ साइट बिल्कुल एक दूसरे के सामने कैसे करें, सिंक्रोनाइज कैसे करें। अगर जरा सा भी ये डिश की तरह था, डिश को आप मूव करते हैं वो सैटेलाइट की तरफ, अगर जरा सा भी साइड जो सिग्नल कैच नहीं करती है, बिल्कुल वही चीज है। ये जो आपके पास बैंड है ये वाला 300 गीगाहर्ट्ज वाला रेडियो और माइक्रोवेव वाला, इसको फर्दर इन फ्रीक्वेंसी में तब्दील किया गया है, जो कि तकरीबन कोई 9 के करीब है, 8 या 9। तो इनमें 8 है, सॉरी 8 में है। और अच्छा जी, ओके गाइस, तो मैं ये बात कर रहा था कि ये उस बैंड को डिवाइड किया गया 8 रेंजेस के अंदर, कि इनमें क्या क्या किस रेंज के लिए ये फ्रीक्वेंसी की रेंज है, कौन सा उसमें मोड इस्तेमाल किया जाता है प्रोपेगेशन का, और उस रेंज का नाम क्या है, बैंड का नाम क्या है, और यहाँ पे उसकी एप्लीकेशन लिखी गई है। तो ये उस काम के लिए इस्तेमाल।
ये बस थोड़ा सा इसको चार्ट को देख लें, बुक से पढ़ लें, काफी है। तो 3 तरह की रेंज है जी, एक रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है और इंफ्रारेड है। रेडियो वेव आर यूज फॉर मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन सच एज रेडियो के लिए, टेलीविजन के लिए, और दे कैन पेनिट्रेट थ्रू वॉल्स। हाँ, ये रेडियो वेव ये वॉल से पेनिट्रेट कर सकती हैं क्योंकि थोड़ी सी इनकी फ्रिक्वेंसी कम होती है, और इसलिए ये जिसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है इसलिए वॉल से पेनिट्रेट कर देती है। इसके लिए हम ओमनी डायरेक्शनल एंटीना इस्तेमाल करते हैं। ओमनी डायरेक्शनल क्या होता है? ये होता है जिसमें सिग्नल चारों तरफ फैल जाता है, ओमनी डायरेक्शनल। ये जो एंटीना इस तरह के टावर लगे होते हैं इनके सिग्नल चारों तरफ होते हैं, इसे हम कहते हैं ओमनी डायरेक्शनल। एफएम रेडियो, एएम रेडियो, इस तरह के जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं टावर्स, जिनसे वो ब्रॉडकास्टिंग होती है और सब सुनते हैं। इस काम के लिए रेडियो सिग्नल इस्तेमाल किया जाता है। ठीक हो गई बात जी। अगली बात करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या बात है जी, करते हैं अगली। हाँ, माइक्रोवेव। अच्छा, हंजला ने क्वेश्चन किया जी। हंजला नहीं होती, नीचे कर लिया आप। ओके, तो माइक्रोवेव क्या होती है? माइक्रोवेव आर यूज्ड फॉर यूनिकास्ट कम्युनिकेशन सच एज सेलुलर, टेलीफोन, सैटेलाइट और वायरलेस लैंड्स, जो वाईफाई भी हम जिसे कहते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी रेंज कैन नॉट प्रोपेगेट थ्रू, ये वॉल से पेनिट्रेट नहीं कर पाती आमतौर पर। हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल होते हैं, इसके लिए आमतौर पर डायरेक्शनल एंटीना को इस्तेमाल किया जाता है, डायरेक्शनल एंटीना। ठीक है जी बात। और पॉइंट टू पॉइंट लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन होती है इसमें, यानी इस तरह का जो डिश एंटीना जो होता है ना, वो सिग्नल आते हैं वो एक पॉइंट पर फोकस करते हैं, उसकी रिसेप्शन हो जाती है। जब भेजना होता है सिग्नल तो यहाँ से भेजते हैं, वो इस तरह रिफ्लेक्ट होकर सिग्नल पैरेलल हो जाते हैं और वो ये बाहर जा रहे हैं। तो ये ट्रांसमिशन के लिए हॉर्न एंटीना इस्तेमाल करते हैं और रिसेप्शन के लिए डिश एंटीना इस्तेमाल करते हैं। ये 2 तरह की इसमें इस्तेमाल की जाती है। ठीक हो गई बात। अच्छा, और इसके अलावा क्या है आगे? इंफ्रारेड, ये भी शॉर्ट रेंज के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है पहले मोबाइल फोन में भी होते थे, इसमें भी लाइन ऑफ साइट चाहिए होती है। अलबत्ता इंफ्रारेड से बैंडविड्थ बहुत अच्छी मिलती है, डाटा बड़े हाई स्पीड से बहुत ज़्यादा डाटा ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन इशू क्या होता है? इशू यही होता है कि आपके पास जो है ना बैंडविड्थ, सॉरी, ये पेनिट्रेट थ्रू वॉल नहीं कर सकता, इसलिए इनडोर इस्तेमाल होता है इसका। तो वायरलेस, लास्ट स्लाइड जी। तो वायरलेस Hello.
सर आप बोल रहे हो या ओके जी, चुप हैं? वो वेलकम बैक। मेरा मोबाइल असल में ऑफ हो गया, तो आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। ओके गुड, सही हो गया। अब बस ये लास्ट स्लाइड है। तो इसमें अभी जो मैंने वायरलेस वाले एरिया में कवर किया है, इसके लिए खैर हमने अलग से एक चैप्टर पढ़ना है, तो इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा था। लेकिन जस्ट ब्रीफली ओवरव्यू जो दिया वो ये था कि जो हमारे पास स्पेक्ट्रम होता है वो उसको हम 3 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं जैसे करके, और उसको फिर यूज करने के लिए हमने 3 कैटेगरीज बनाई हुई हैं, ये वाली ग्राउंड प्रोपेगेशन, स्काई प्रोपेगेशन और लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट में आमने सामने होना जरूरी है, और ये सबसे हाई बैंडविड्थ होता है 300 मेगाहर्ट्ज एंड अबव। तो अगर आप यहाँ देखें ये 3 कैटेगरीज में उसने इस पूरे बैंडविड्थ को फर्दर 8 हिस्सों में तकसीम करके बताया गया। ठीक है जी बात। तो अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास अक्सर जो रेंजेस हैं जो फोन की हैं वो बड़ी हाई बैंडविड्थ है, 300 मेगाहर्ट्ज से लेके 3 गीगाहर्ट्ज तक। तो ये काफ़ी तकरीबन बहुत ज़्यादा फ़ोन में इस्तेमाल होने वाली जो रेंजेस हैं वो ये वाली हैं। रेडियो, एफएम रेडियो के लिए ये वाली है, एएम रेडियो के लिए स्काई प्रोपेगेशन इस्तेमाल करते हैं, एफएम के लिए स्काई भी कर लेते हैं, लाइन ऑफ साइट भी कर लेते हैं। तो ये बस जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए है। 3 जो हमारे पास रेंज है वो 3 है बेसिकली, रेडियो, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड। रेडियो में इस मैंने कहा था कि ओमनी डायरेक्शन इस्तेमाल होता है, और ये ब्रॉडकास्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है, टेलीविजन के लिए, रेडियो के लिए। और ये ओमनी डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि आपका सिग्नल चारों तरफ फैलता है, इसीलिए वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता जब चारों तरफ फैलता है, क्योंकि उसकी पावर वीक हो जाती है। तो माइक्रोवेव में क्या होता है, यूनिकास्ट डायरेक्शनल होता है। सेलुलर टेलीफोन, सैटेलाइट नेटवर्क एंड वायरलेस हाई फ्रीक्वेंसी रेंजेस कैन नॉट पेनिट्रेट थ्रू वॉल, यूज डायरेक्शनल एंटीना पॉइंट टू पॉइंट लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं मैं बताता हूँ सर। टेलीफोन के बीटीएस टावर होते हैं एक शहर से दूसरे शहर में, वो कैसे भेजते हैं कि वो स्काई कम्युनिकेशन करते हैं, कि उनका एक टावर जो सिटी में एक सिटी में लगा होता है बड़ा टावर, वो बिल्कुल हवा में भेजते हैं सिग्नल आसमान की तरफ, वहां से वो ओजोन लेयर से टकरा के वापस आते हैं, तो वो दूसरे शहर का जो उनका एंटीना होता है वहां पे जाके तकरीबन ओवर स्पैन ऑफ 100 किलोमीटर से ज्यादा जो है ना वो कवर कर लेता है, और बहुत आसानी से आप एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ सकते हैं। तो ये वो टावर होते हैं जो इस तरह यूज करते हैं। या फिर आप एक और तरीका भी इस्तेमाल किया जाता है जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपकी डिश एंटीना है। हमें डिश एंटीना का मुंह सैटेलाइट की तरफ करना होता है, ऊपर आसमान की तरफ ऐसे, वो एक खास एंगल पे होता है कि जब आप उसको एक खास एंगल पे ले जाते हैं तो वहां पे फिर जो सैटेलाइट है और वो आपका डिश एंटीना बिल्कुल आमने सामने हो जाते हैं। लाइन ऑफ साइट का मतलब है आमने सामने। जब वो आमने सामने होते हैं तो वो सिग्नल सारे जो आ रहे होते हैं वो इस तरह आ रहे होते हैं। अगर डिश एंटीना की हम बात करें जैसे यहाँ पे, तो ये सिग्नल आ रहे हैं वहां से और वो सारे आके फोकस हो रहे हैं इस पॉइंट पे, और ये रिसीवर है बेसिकली आपके जो है ना एंटीना का। यहाँ से रिसीवर आपके सिग्नल जो है ना वो टीवी तक ले जाते हैं और आप उसको रिसीव कर, चैनल को रिसीव कर लेते हैं। जब ट्रांसमिशन करनी होती है तो वहां पे कैसे करते हैं ट्रांसमिशन, वो ये हॉर्न लाइक होता है बेसिकली, कि सिग्नल यहाँ से आता है, ये टकराता है, उसके बाद सिग्नल पैरेलल हो जाता है और यहाँ से जाके सिग्नल जो है वो वेव फॉर्म उसकी वो ये बिल्कुल उधर सैटेलाइट से इस तरीके से आ रही होती है जो कि जमीन की तरफ आ रही है, सैटेलाइट से जमीन की तरफ आ रही होती है और जमीन से सैटेलाइट की तरफ जो है ना वो उसका डिश एंटीना का रुख करके वहां पे रिसीव किया जाता है। तो एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर। इंफ्रारेड जो है ये भी क्लोज रेंज में कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी डिस्टेंस तो खैर कम होता है क्योंकि पेनिट्रेट थ्रू वॉल नहीं कर सकता, तो ज़्यादातर हवा में ही इस्तेमाल होता है। ऐसी जगह पे जहाँ पे पहाड़ी इलाका बीच में ना आए, या कोई लॉन्ग अगर डिस्टेंस है तो सारा रीजन जो है वो मैदानी इलाका हो, और फिर वहाँ पे जो दूर दूर एंटीना लगे हुए हैं उनके दरमियान में कोई और हर्डल ना आए तो फिर तो काम हो सकता है। अदरवाइज ये शॉर्ट रेंज में इस्तेमाल होते हैं, लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। डाटा रेट बहुत हाई होता है, बहुत जल्दी से बहुत ज़्यादा डाटा भेजा जा सकता है। इनडोर इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर जो आपके ये होते हैं वायरलेस मोबाइल, वायरलेस कीबोर्ड, और ये जो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो आपकी कनेक्ट होती हैं विद दिस विद कंप्यूटर्स जो वायरलेस होती हैं, ये इंफ्रारेड को यूज़ करते हैं, इस रेंज में यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, तो वायरलेस चैनल जो होते हैं आर सब्जेक्ट टू अ लॉट मोर एरर देन गाइडेड, क्योंकि ये हवा में है, और हवा में देखें ना आपने शील्डेड कर लिया, आपने वो जैकेट्स लगा ली, उसके ऊपर शील्ड एक और लगा ली वो जो हमने देखी थी, तो ट्विस्टेड पेयर कर लिया ताकि वो और इफेक्ट कम हो जाए। लेकिन वायरलेस चैनल के साथ आप ये नहीं कर सकते, वो तो ओपन होता है और इसलिए वहाँ पे क्या होता है उसके अंदर ज्यादा डिस्टॉर्शन होती है, ज्यादा एरर आते हैं, ज्यादा नॉइज ऐड हो जाती है।
तो interference is one cause for error and can be circumvented with high SNR. तो वहाँ पे हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसी टेक्निक लगाएं जिससे SNR हमारी बेहतर रहे, तो वहाँ पे SNR बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. The higher the SNR, the less capacity is available for transmission due to the broadcast nature of the channel. तो channel are also subject to fading and no coverage hole. तो आमतौर पे ये भी होता है कि आप एक वो जो आपने सुना होगा कि एक होता है जिसे कहते हैं ना चिराग तले अंधेरा, जो ये आमतौर पे एंटीनास होते हैं या जो ब्रॉडकास्ट करने के लिए टावर इस्तेमाल करते हैं, ये टावर के बिल्कुल नीचे सिग्नल नहीं आते, थोड़ी दूर दूर जाके आते हैं. तो वहाँ जो उसकी कवरेज रेंज होती है, उस कवरेज रेंज के अंदर भी होल्स होते हैं. ये कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे सिग्नल नहीं पहुँच पा रहा होता, तो इस चीज का कोई हल नहीं होता. फेडिंग भी होती है. फेडिंग का मतलब क्या है कि सिग्नल जो दूर जाता है टावर से, आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी पावर कम होती है और वो सिग्नल वीक होने लग जाता है. तो बेसिकली ये सारे प्रॉब्लम वायरलेस के साथ हैं, जो कि ज्यादा हैं एज कम्पेयर. इसलिए वायरलेस कम्युनिकेशन जो है इसको अलग सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ा जाता है. इस तरह फाइबर जो है उसको भी अलग सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ा जाता है, ऐसे ही वायरलेस को भी अलग सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ा जाता है. तो ये हमारी आज की गुफ्तगू थी, हमने इस पे बस एंड करते हैं और अब हम चलते हैं वापस अपने इसकी तरफ जो हमने टास्क आपको देने. तो ये मैंने आपके लिए एक बनाया है लैब मैनुअल, जो कि लैब 5 का है. असल में ये लैब मैनुअल कम है, लेकिन इसमें प्रोजेक्ट 1 मैंने इसको नाम दिया, जो हमने प्रोजेक्ट्स करने हैं. तो ये एक वीकली प्रोजेक्ट है, इसलिए मैं अब उसको वीक दे रहा हूँ पूरा इसके लिए. ठीक है जी बात, इसके लिए पूरा वीक है आपके पास. ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें 3 तरह की चीजें हमने कवर करनी है: मल्टीप्लेक्सिंग, ट्रांसमिशन मीडिया और परफॉर्मेंस. ये ट्रांसमिशन मीडिया का जो पार्ट है हमने अभी किया है. परफॉर्मेंस और मल्टीप्लेक्सिंग हम पहले बहुत तफसील से पढ़ चुके हैं अपने क्लास के अंदर. तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इसके अंदर वो क्या है, ऑब्जेक्टिव ये है कि सबसे पहले हमने इसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया है. पहला सेक्शन है नेटवर्क परफॉर्मेंस. नेटवर्क परफॉर्मेंस के अंदर क्या होता है, नेटवर्क परफॉर्मेंस के अंदर ठीक है, ओके. सो नेटवर्क परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो नेटवर्क परफॉर्मेंस में हमें एक तो जो मैंने चैप्टर नंबर 3 का सेक्शन नंबर 3.6 है डाटा कम्युनिकेशन, मैंने बुक का नाम भी लिख दिया है, बुक का टाइटल भी लिख दिया. और बुक कहाँ है अब ये मेरा ख्याल है सबको पता है, तो बराए मेहरबानी के बुक को जाएं, उसको देखें. ये वाला काम शुरू करने से पहले आप गो टू स्लाइड लेक्चर्स और रीड करें वो सेक्शन फ्रॉम द बुक. सॉल्व द एग्जांपल्स जो हमने दी थी क्लास में की थी, मैं आपको लेक्चर के दौरान कही थी, वो सारी देखें और फिर बैठें ये वाले टास्क सॉल्व करने के लिए. 22, 23, 45, 47 एंड 48 ये आपने 3 टास्क सॉरी ये 5 टास्क इस सेक्शन के करने हैं नेटवर्क परफॉर्मेंस के. नेटवर्क परफॉर्मेंस के अंदर वो है वो बेसिकली जो हमने पढ़ा था, बैंडविड्थ, डिले, जिटर और बिट रेट और वो उस तरह की चीजें हमने पढ़ी थी, वो है. ठीक है, फसी भी कोई सवाल कर रहा है जी, फजल भी कर रहा है जी. फजल पहले आप बोलें. सर ये जो आपने क्वेश्चन दिए हैं सेक्शन 1 में 22, 23 और 45 और 47 और 48 ये हमने पिछले वीक किए नहीं थे क्वेश्चन असाइनमेंट. ये देखो तुमने किए थे नहीं किए थे वो क्वेश्चन और थे आपने असाइनमेंट दी. एक मिनट मैं भी देख लेता हूँ, तुम परेशान क्यों होते हो, मैं भी तुम्हें देख लेता हूँ कि कौन से थे, ताकि ये चीज़ क्लियर हो जाएगी ना. लैब 4 में ये ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट के थे और इसमें जो टास्क थे वो क्या थे जी, मैं अभी एंड पे चला जाता हूँ, बिल्कुल एंड पे. ये देखें जी, वो वाले नहीं है, आप इसको ज़रा मैच करें, वो वाले नहीं है, मैच कर लें, इसको मैच कर लेते हैं. 23 है सर. तो ये सारे जो है यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, बल्कि नहीं वो वाले इधर ले आते हैं ना, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि हमने कौन सा ख़त्म करना है. जो है वो ये सारे कॉपी करते हैं यहाँ से, ठीक हो गया, और ये इधर ले आते हैं. ओके जी. तो अब देखें 21वां, ठीक है, वो तो हमारे पास हमने पहले नहीं दिया था आपको. 23वां दिया था, 23वां खत्म कर देते हैं, 23 वाला खत्म कर देते हैं. ठीक हो गया. अब 20 बाकी सब नहीं दिए थे पहले. ठीक हो गई बात जी. चले, उसका मतलब है कि ये वाला हमारा और होगी, क्लियर होगी. गुड, ओके जी, सही हो गई, सबके लिए ऐसा हो गया. तो हसीब मैंने आपको ये भेजी थी, अब हसीब मैं आपको दोबारा भेजूंगा तो आपने फिर इसको बच्चों को वाली देनी है, ठीक है ना. ओके, ये इसका तो हो गया. गुलाम मुर्तजा जी, गुलाम मुर्तजा.
सर ये जो आप बुक कह रहे हैं, बुक तो हमें अवेलेबल तो नहीं, क्या लैब से करना पड़ेगा? ये जो बुक आप कह रहे हैं यार ये बुक है भाई, ये बुक है जो आपसे मैंने शेयर की सर, हुई है। आपने क्लासरूम में रखा हुआ है? क्लासरूम में रखी हुई है बुक, हाँ जी क्लासरूम में रखी हुई है, हाँ जी रखी हुई है। गूगल क्लासरूम में आप स्ट्रीम में जाएंगे, सबसे नीचे यही है बुक है, क्योंकि सबसे पहले मैंने बुक शेयर की थी सेमेस्टर के स्टार्ट में। सही। ठीक होगी। अच्छा जी सर चलें। एक और रिक्वेस्ट है सर, ये हाँ, जो हाँ। लास्ट टाइम असाइनमेंट वो डेट तो मिसिंग है, अब कैसे असाइनमेंट जमा करवाएंगे? मतलब सर ये जो असाइनमेंट जो लास्ट टाइम आपने दिया था वो हमें जमा करवानी, सबमिट करवानी है अभी। नहीं, वो तो उसकी डेट तो गुजर नहीं गई, कल कल लास्ट डेट थी उसकी मेरा ख्याल है। सर नहीं कल नहीं थी, सर वो तो मंडे को थी लास्ट डेट। सर लास्ट वीक मेरा इशू था फीस का, तो उसमें मैं बिजी था, गया हुआ था बाहर, तो इस वजह से रह गए। चलो आप ये चीज़ मुझसे पर्सनली अलग से डिस्कस करो। ओके 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 सर, थैंक यू। जी ओके। ओके जी नेक्स्ट अगला, अच्छा हाँ ओके 2 मिनट। ओके अच्छा ये हो गया। सेक्शन 2 मल्टीप्लेक्सिंग है। मल्टीप्लेक्सिंग के चैप्टर 6 जो है उससे मैंने न्यूमेरिकल लिए हैं और 3 ही दिए, 16, 18 और 19 ये करने हैं आपको। ये अभी जो ये चैप्टर 7 है ट्रांसमिशन मीडियम का, इसमें भी 3 न्यूमेरिकल है, 11, 14 और 19। ये वही है जो मैंने आपको दिखा दिए थे। तो टोटल 3 ये हैं, 3 ये 6 हो गए और 4 ये 10 आपके टोटल न्यूमेरिकल हैं जो आपने सॉल्व करने हैं। इसको अपने सबमिट कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। हसीब आप भी सुन लें इन्होंने सबमिट कैसे करना है। कि ये लोग क्या करेंगे, ये लोग अली नहीं, अली को आप बता देना कि जो वही अपनी अपनी लैब के अंदर जाएंगे और आप इनको वो प्रोजेक्ट पोस्ट करेंगे। उसके लिए आप अलग से एक प्रोजेक्ट 1 के नाम से लैब के अंदर बना देंगे स्ट्रीम। ठीक है, असाइनमेंट वो जो असाइनमेंट आप बनाएंगे उस असाइनमेंट के सोल्यूशन के अंदर ये अपना सोल्यूशन देंगे और वो वही देंगे कि बाई हैंड इन्होंने सॉल्व करना है और हर पेज के ऊपर अपना नाम जरूर लिखना है आपने। असीम याद रखें, जिस पेज पे किसी स्टूडेंट का नाम ना हो तो उस पेज को आपने कंसिडर नहीं करना, उसके मार्क्स नहीं लगाने। पेज पे नाम होगा, ठीक है। और उसके आपने नेक्स्ट वीक में जो लैब होगी 2 बजे, ठीक है, आप मैं उस टाइम पे अवेलेबल हूँ या ना हूँ, आपने आना है और अपने स्टूडेंट्स का वाइवा शुरू कर देना जो उन्होंने सबमिट किया होगा। सही। नेक्स्ट वीक जो है तो 12 बजे होगी ना? नहीं वो 12 बजे नहीं होगी, वो 2 से 5 होगी। वो मैं टाइम टेबल भी दोबारा रिवर्ट कर रहा हूँ, वो पढ़ने वाला ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आ रही। ठीक है, अच्छा तो खैर वो आ जाती है ईमेल। लेकिन टाइम जो इनके पास है वो बिफोर लैब है। बिफोर लैब जो सबमिशन होगी वही उसकी हम इवैल्यूएशन करेंगे। ठीक है जी बात। जिसने लैब से पहले सबमिट नहीं किया तो वो इवैल्यूएट नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि उसने सबमिट नहीं किया। वो फिर उनको हम बाद में देखेंगे कि बाद में कैसे होता है। तो इसलिए सब लोग करके लैब से पहले, यानी कम से कम 2 से पहले जो है ना 2 बजे अगले जुम्मे से पहले सब सबमिट कर दें ताकि हसीब के पास, और अली वाले जो स्टूडेंट हैं वो अली को सबमिट कर दें ताकि अली उनको इवैल्यूएट कर सके। अभी जो पिछली लैब में इन्होंने सबमिशन किया उसका आपने इनसे वाइवा लिया, उसकी वैल्यूएशन दी आपने इनसे? नहीं, वाइवा तो नहीं लिया। वो इन्होंने उसी फोल्डर में इन्होंने जमा करा दी है, उसकी जो स्कैन करके। ठीक है, तो वो इनके सॉल्यूशन आप देख लो और नेक्स्ट लैब में ही आपने दोनों को साथ साथ इवैल्यूएट कर लेना है। इस प्रोजेक्ट 1 की वाइवा भी साथ कर लेना और जो पिछली लैब का सॉल्यूशन दिया उसका भी कर लेना। हर स्टूडेंट को तकरीबन आपने इस तरह कोई टाइम दे के ना 10-10, 15-15 मिनट, तो आपने उस सारे टाइम को यूटिलाइज करके इनको आपने इवैल्यूएट कर लेना है। इन द मीन टाइम में इनको नेक्स्ट लैब के लिए दूसरा प्रोजेक्ट तैयार करके वो इस तरीके से इनको बहुत हुआ तो मैं पूरे 3 घंटे में से मैं शायद आधा घंटा या पौना घंटा लूंगा ब्रीफ करके आगे चलते